हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का सोशल ई पाठशाला में। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी के अध्याय 2 को, जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। तो जैसा कि आपको पता है, इससे पहले अध्याय में हमने विविधता की समझ को पढ़ा था, जहां हमने विविधता के बारे में पढ़ा और ये जाना कि विविधता किस तरीके से देश को एकजुट रखने का काम करती है। वहीं आज हम विविधता और खास तौर पर भेदभाव के बारे में जानेंगे, जिसे हम असमानता भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को और समझेंगे विविधता एवं भेदभाव को। पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो इस पार्ट में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर ये तस्वीर दी हुई है और विभिन्न प्रकार के अक्षमता वाले बच्चों को इसमें दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यही अक्षम जो बच्चे होते हैं, इन्हें ही समाज में कई असमानताओं का क्या करना पड़ता है, सामना भी करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषाएं बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। तो हम जहाँ भी रह रहे हैं, ठीक है, या जिस भी क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो वहाँ की जो संस्कृति होती है वो उस जगह के भूगोल और इतिहास की क्या होती है, देन होती है। ठीक है, अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो भी यह अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1600 से ज़्यादा भाषाएं क्या करी जाती हैं, बोली जाती हैं पूरे संसार में। जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। यह उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं, तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले लोगों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। अब वो खास तरह की राय क्या होती है, उसी को हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है पूर्वाग्रह। ठीक है, तो यह है पूर्वाग्रह। यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा, इसको पढ़ लेते हैं पहले। उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह हैं? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्यों होते हैं? जिन पूर्वाग्रह को आपने अपने आसपास महसूस किया है, उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? तो यहाँ पर ग्रामीण और शहरी लोगों के बारे में लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ लेते हैं। आधे से ज़्यादा भारतीय गाँव में रहते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटों तक काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। शहरी लोग, शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। शहरों में लोग अपने परिवारों के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसों की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। तो आप लोग जिन
जो यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, जो यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिनसे भी आप सहमत हैं उन पे क्या लगाना है, आप लोगों को निशान लगाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। फिर पढ़ते हैं इसको कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का क्या ले लेती है, रूप ले लेती है। तो यह है परिभाषा पूर्वाग्रह की। ठीक है, ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी क्या है, पूर्वाग्रह ही है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले से ही धारणा बना ली है कि शहरी लोग क्या हो सकते हैं, आलसी या कंजूस ही हो सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है ना, है ना। चलिए आगे देखते हैं। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरे की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। संभवतः आज के समाज में ये बहुत देखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल को ही रखा भी गया है। ठीक है, कि अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व क्या हो रहा है, हल्के हल्के अब बढ़ ही रहा है। ठीक है, जिस वजह से जो अंग्रेजी बोलता होगा वो दूसरी भाषाओं की क्या नहीं कर पाता, ठीक ढंग से इज्जत नहीं कर पाता है। ठीक है, क्योंकि पूर्वाग्रह उसका उस तरीके से बन जाता है। ठीक, हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं, इत्यादि। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लड़के और लड़की में भेदभाव। अब समाज किस तरीके से लड़के और लड़कियों में भेदभाव करता है उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे, हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि क्या सच्चाई यही है। तो यहाँ पर तालिका दी हुई है, इस तालिका के बारे में देखते हैं और बाद में आप ही लोगों को ये तालिका भरनी है कि कौन सी बात लड़के के लिए कही गई है, कौन सी बात लड़की के लिए कही गई है। ठीक है, तो नीचे दिए कथनों की सूची में से तालिका को भरिए, अपने उत्तर के कारण पर चर्चा भी कीजिए। तो ये स्वयं आपने ही क्या करना है, इसको भरना है, खुद ही करना भी है। ठीक है, वे बहुत ही सुशील हैं, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, वे शरारती हैं, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, वे रोते नहीं, वे उद्यमी हैं, वे खेल में निपुण हैं, वे खाना पकाने में निपुण हैं, वे भावुक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे पॉइंट्स जो दे रखे हैं ये लड़का और लड़की के लिए दिए हुए हैं। आशा करता हूँ कि आप इनको अच्छे से भरोगे और समझोगे। ठीक है, और यहाँ पर कुछ बॉक्स दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, यह नई बात नहीं। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? ठीक है, तो ये एक अक्षम क्या दिखा रखा है, व्यक्ति को यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, जो डिसेबल है और लोग क्या करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं। ठीक, और जिसकी वजह से इस तरीके के बच्चों को क्या होता है, दुख पहुंचता है। ठीक है, पीड़ा होती है जब उनका मजाक उड़ता है तो। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पर दे रखा है, तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना चाहती हूँ। तो सोचिए, जो रियल में ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो ऐसे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वो कैसा महसूस करते होंगे समाज में। ठीक, अगला है, क्या
उसका दिमाग सही है, सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता होगा। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, खास ज़रूरत वाले बच्चे, तो उनके लिए जो शब्द प्रयोग करे जाते हैं, जो जिनको पहले विकलांग कहा जाता था उन्हें अब क्या कहा जाता है, खास ज़रूरत वाले बच्चे। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रह को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है। साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा कीजिए। तो आप खुद से इसको सोचिएगा, ठीक है। आपकी राय में क्या खास ज़रूरत वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब के लिए पक्ष में तर्क दीजिए। तो आशा करता हूँ आप कमेंट बॉक्स में इनके जवाब ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है, तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। तो यह क्या बन जाता है, पूर्वाग्रह का कारण बन जाता है, ठीक है, क्योंकि बचपन से ही क्या बताया जा रहा है कि लड़के रोते नहीं हैं और वो इस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, जो लड़के होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियां दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है, ठीक है। तो देखिए, सोचिए अगर बचपन से ही अगर ये धारणा किसी बच्चे के अंतर्गत बना दी जाए, ठीक है, तो वो बड़े होकर के अगर उसे रोना आ भी रहा है ना, तो उसके आंसू नहीं निकल पाते हैं। तो इसलिए ही आप आमतौर पे देखते होंगे कि जो पुरुष होता है वो बहुत आसानी से रोता नहीं है, लेकिन अगर महिलाएं अगर आप देखोगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी क्या हो जाती हैं, रो जाती हैं, बहुत ज़्यादा भावुक होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही क्या डाली जा रही है, इस तरीके की धारणा डाली जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की हैं, वे बहुत ही सुशील हैं। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं या वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं? आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती हैं? ठीक है, समाज में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, ठीक है, और हर किसी का क्या होता है, नेचर अलग होता है। लेकिन अगर हम बचपन से ही क्या करें, उनके प्रति कुछ एक धारणा उत्पन्न करें, ठीक है, तो समाज में जो बच्चे होते हैं वो उसी ओर क्या होते हैं, चलने लगते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर ये बॉक्स दे रखा है, तो आशा करता हूँ कि आप अपने उत्तर भी मुझे कमेंट बॉक्स में साझा करेंगे। आगे देखते हैं। हम लगातार यह सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं, ठीक है, कि जैसा हमको समाज ने बता रखा है, हम बस उसी धारणा के तहत लड़कों और लड़कियों को क्या करते हैं, देखते हैं कि नहीं नहीं, अगर ये लड़का है तो इसको इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए और अगर ये लड़की है तो हम इसे इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए। ये क्या बना लिया हम लोगों ने, अपनी धारणाएं बना ली है, ठीक है। आगे है रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। क्या है रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना? जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग
उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह में के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं हैं जो दूसरों से अलग है। तो इस तरीके से अगर हम धारणा बना लेते हैं तो, और पक्की अगर धारणा बन जाती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं बना लेना, जो कि आज आज भी समाज में क्या है, देखी जाती है। ठीक है, जो रूढ़िबद्ध धारणाएं होती है। ठीक, आगे रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। ठीक है, तो जो ये धारणाएं होती हैं, पक्की धारणाएं होती हैं, है ना, तो इनका असर किस पर पड़ जाता है, पूरे समाज पर पड़ जाता है, जिस वजह से लोग यही मानने लग जाते हैं कि जो जो समाज जिस तरीके से चला हुआ आ रहा है उसे वैसा ही क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। और शायद इसी वजह से जिस व्यक्ति के अंतर्गत या महिलाओं के अंदर जो काबिलियत होती है, हम उसे देख ही नहीं पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, असमानता एवं भेदभाव। ठीक है, भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या ग्लास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, और इसे ही असमानता कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में समीर एक और समीर दो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, पढ़ा था ना हमने समीर एक और समीर दो के बारे में। तो जो उनका धर्म था वो क्या हो सकता है, ये तो एक बात हो सकती है कि वह विविधता हो सकती है। ठीक है, तो यह विविधता का एक पहलू है। ठीक है, जो समीर एक और समीर दो का क्या है, धर्म है, वो क्या है, विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। अब भेदभाव का कारण कैसे बनेगा, ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति जो है किसी एक धर्म को मानता है, तो वो दूसरे धर्म के जो रीति रिवाज होंगे उनको क्या कहेगा, कि वो क्या हो सकते हैं, निम्न कोटि के हो सकते हैं। ठीक है, और अपने ही धर्म के जो रीति रिवाज हैं उनको सर्वश्रेष्ठ मानने लगेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ये भेदभाव का क्या बन जाता है, फिर आगे चल करके कारण बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं, दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर दो गरीब विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं हैं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्रों के लोगों को करना पड़ता है। तो अभी भी जो हमने अभी तक इस चीज़ को पढ़ा है, तो यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भले ही ऑफिशियल रूप से या फिर कागजों में या संविधान के द्वारा लोगों को समान तो बता दिया गया है, लेकिन अभी भी धरातली स्थिति में क्या होता है कि हमें असमानता देखने के लिए मिलती है, भेदभाव देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और इनमें वही लोग होते हैं जो धार्मिक समूह के जो खास क्षेत्र के लोग होते हैं। ठीक है, जनजातीय लोग होते हैं, तो ऐसी, और दलित समुदाय के लोग होते हैं। ठीक, तो ये सारे लोगों को असमानता का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर एक दलित शब्द है, उसको भी देख लेते हैं, उसका मतलब क्या होता है। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। तो सरकार कैसे वर्ग में रखती है इनको? अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। ठीक है। और जो नीची कही जाने वाली जाति होती है, लोग अपनी पहचान के रूप में इसी शब्द का, किस शब्द का? दलित शब्द का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दलित वर्ग जो है वो आज भी समानता के लिए क्या कर रहा है? लड़ाई लड़ ही रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, तो उन्होंने भी जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव को क्या करा था? सहा था। सोचिए, है ना? तो अब क्या थी वो बात? तो आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतज़ार किया, पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूत के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और हमारी मुश्किलों को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा। वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। किसके? जो स्टेशन मास्टर थे। और ये कहा किसने था? भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हम क्या हैं? महार हैं। ठीक है। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर, जो हमारे लिए गाड़ीवान से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो देखिए, जो भीमराव अंबेडकर हैं, उन्हें भी किस तरीके से इस चीज़ को सहना पड़ा था, है ना? तो उनके लिए ये कितना अपमानजनक और दुखदाई हुआ होगा, ये अपने आप में ही क्या है? सोचने वाली बात है। ठीक, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये देखिए। कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी ना पीने दें। तो ऐसा कल्पना करके भी हम क्या हो जाता है? डर सा लगता है ना? कि अगर समाज ही हमसे क्या हो जाए? बिल्कुल कट जाए, तो हम बात किससे करेंगे? अपनी बातें जो हैं वो किसको बताएँगे, है ना? तो ये क्या चीज़ होती है? ये स्थिति जो होती है वो कैसी होती है? अपमानजनक होती है और दुखदाई होती है, ठीक है? जो कि बी आर अम्बेडकर के साथ भी हुई थी, ठीक? अब बी आर अम्बेडकर के बारे में ही एक बॉक्स में यहाँ पर दिया हुआ है, उसको पहले हम पढ़ लेते हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 1956, ठीक है, 1891 से लेकर के 1956 तक का, ठीक, को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उनके गांव उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अब देखिए कितनी बड़ी बात थी कि गांव के एक सीमा रेखा होती होगी, उसके बाहर ही उनको रख दिया जाता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त तक भी नहीं थी। तो सोचिए कितना संघर्ष रहा होगा अंबेडकर और के अंबेडकर की जो जाति थी उन जाति में से आने वाले लोगों का, ठीक है। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चे को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखें। तो उन्हें किस धर्म की तलाश थी? जो सभी को किस किस निगाह से देखे, बिल्कुल समान निगाह से देखे। और अंततः वो क्या कर लेते हैं, धर्म का भी परिवर्तन कर लेते हैं। तो जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की। तो हम ये सभी बातों से बी आर अम्बेडकर के बारे में ये समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया और कैसे वो दलितों के लिए अपने जीवन भर लड़ते रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं, समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसे ही उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीयों के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई हैं। इन सबके अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली है डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है।
कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलनों और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि हमें सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए और हमारा कर्तव्य ये होना चाहिए कि हम सभी के साथ समान व्यवहार करें और किसी के साथ भेदभाव ना होने दें। और सरकार को भी ज़रूरी कदम उठाने चाहिए जिससे समाज में भेदभाव खत्म हो सके। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है यहाँ पर ये देखिए, भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य दिखा रखे हैं आपको। और पाठ के अंत में आपको भारत के संविधान से उद्देशिका दी हुई है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रस्तावना भी कहते हैं। ठीक, तो इसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संविधान ये क्या है, संविधान का पहला पृष्ठ है जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है और इस चैप्टर से हम यह समझते हैं कि असमानता का व्यवहार किसी के साथ भी हो वो गलत है। हमें सबसे ऊपर मानवता को रखना चाहिए, ना कि किसी धर्म संप्रदाय या फिर जाति को। हमें सभी को समान दृष्टि से क्या करना चाहिए, देखना चाहिए। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और यदि कोई डाउट आपको लगता है तो 2-3 बार इस वीडियो को देखें तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप पिछले जो अध्याय मैंने करवाए हुए हैं वो पढ़ भी रहे होंगे और उनको अच्छे से समझ भी रहे होंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं एक नए अध्याय में नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।